हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है हमारा खास तौर से क्लास 10th वालों के लिए। 10th क्लास आपके बोर्ड्स के एग्जाम का आगाज हो चुका है और सीबीएसई बस स्कीम जारी ही करने वाला है और बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियां आप सबके दिमाग में चल रही हैं। अब आप सबकी परेशानियों का हल निकालने के लिए हमने बुलाया है आप ही के बीच से एक ऐसे व्यक्ति को जो ना सिर्फ आपके क्लास को पढ़ाता है बल्कि उन्हें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो हमने बुलाया है एक सोशल साइंस के टीचर को। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे कलीग भी रहे हैं। नाम है इनका श्रेयस दुबे। तो कैसे हैं श्रेयस भैया आप? मजे में? तो आज अपन लोग बातें करने वाले हैं यार। हाँ, प्रश्न पत्र मैंने तैयार रखा हुआ है, जैसा आप क्वेश्चन जो बच्चों का लेते हैं और अपन लोगों को बातें करेंगे। इनका थोड़ा सा बोर्ड का समस्या बताएंगे। हाँ, तो मतलब आज टीचर का टेस्ट है। टीचर्स का टेस्ट है अपन चलिए, का, ठीक है। जस्ट मजे में। हाँ, चलिए। सिंपल सा, मतलब मेरा पहला सवाल ये होगा यार, इनको आप अपना इंट्रो दो। क्या दोगे, कैसे दोगे? एक्चुअली मेरा नाम श्रेयस दुबे है। आज से 5 साल पहले मैंने टीचिंग शुरू की थी एज अ सोशल साइंस टीचर। धीरे धीरे फिर एक्सपीरियंस बढ़ता गया। 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। हाईएस्ट है। बच्चे हर बार, हर एक नया बैच, एक नई तरंग और कुछ नई यादों के साथ मजा आता है हर बार। तो लगभग 5 साल पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, इसमें 5 साल आपने बोर्ड्स के बच्चे निकलवाए हैं। हाँ, 5 साल। 5 साल 10th क्लास बोर्ड्स पढ़ाना एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअली जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा जूनियर दिखता हूँ। ना वो तो एक चीज, बहुत ज्यादा सीनियर्स हमसे भी काफी बड़े हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, रेगुलर सीखने को मिलता है। हमें सीखना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हर 5 साल में हर दिन कुछ नया, कुछ नया, कुछ बेहतर करना। टीचर का स्ट्रगल ही है। हम्म। तो जैसे इसलिए ज्यादा ये बताओ, बस आपने 5 साल बोर्ड पढ़ाया है। हाँ जी। तो 5 साल में मतलब अब तक क्या चेंज देखा बोर्ड के पैटर्न में? आपको अभी तक क्या बोर्ड हर बार, जैसे पहले अगर हम आज से 5 साल या 3 साल पहले का बोर्ड पैटर्न उठा के देखते हैं, सबसे पहले क्या था उसमें? थ्योरेटिकल ज्यादा था, रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा थी। बोर्ड क्या कर रहा है, अब ये सारी चीजों को चेंज कर रहा है। अब पूरा प्रैक्टिकल लेके जा रहा है। पूरा प्रैक्टिकल लेके जा रहा है। जैसे आपने जैसे एमसीक्यूज बढ़ा दिए, आपके पैसेज बढ़ा दिए, तो भाई सीधा सीधा अब वो ये चाहता है कि बच्चा क्रिएटिव ज्यादा हो, बच्चे ज्यादा चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। मतलब रटने वाला पोर्शन जो वर्डन रहता है ना बच्चों का, पहले होता था ना कि मतलब मुझसे सीखने को मुझे अपने टाइम का भी याद है कि हम लोग रट लेते थे कई चीजें। तो एक रट्टाफिकेशन एक तरीके से बंद होके प्रॉपर समझने का लेवल। हाँ, समझने का लेवल है। अब जैसे आज के टाइम में आप पेपर देखोगे, जैसे सीबीएसई पेपर सेंड करता है, और सीबीएसई उनका सैंपल पेपर, तो आप देखेंगे कि डेट्स वगैरह का पोर्शन धीरे धीरे साइड करते जा रहे हैं। वो दो एक नंबर में डेट से जो इश्यू रहता था बच्चों का, वही एक सोशल साइंस का एक डर नहीं होता है कि डेट्स आएंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि हाँ, सीबीएसई ने ये थोड़ा काफी बेहतर किया है। वो ठीक भी किया है, मतलब डेट्स को हटाना, क्योंकि इससे डर भी कम हुआ है और नंबर भी बच्चों के इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है बढ़ेंगे ईमानदारी से। हाँ, बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हो सकते हैं इससे। आपके अकॉर्डिंग यार एसएसटी है क्या? सोशल साइंस ये है क्या? नहीं, पहले तो मुझे एक डाउट क्लियर करो। एसएसटी होता है 9th-10th में या सोशल साइंस होता है? ये एसएसटी और सोशल साइंस दोनों का चक्कर क्या कि 8th तक एसएसटी बोलेंगे, 9th-10th सोशल साइंस, क्या है ये? एक्चुअली अगर हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स की, क्या बुलाते हैं आप पेरेंट्स को? मम्मी पापा। मम्मी पापा, पापा जी, माता जी, पापा जी, मम्मी जी। तो ये प्यार है, आप जो चाहे कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे ना। हाँ, मुझे एक्चुअली पता है, मैं भी एसएसटी की पढ़ाता हूँ, जैसे हम लोग साथ में ही पढ़ाया काफी टाइम। किसी पर्सन ने ना मुझे टोका था इस बात पे। मैंने उसने मुझसे पूछा कि क्या करते हो? मैंने कहा मैं 9th-10th पढ़ाता हूँ। कि क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा एसएसटी। बोले 9th-10th में एसएसटी नहीं होता, सोशल साइंस होता है। वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था, ये एसएसटी और सोशल साइंस में अंतर क्या है बेसिक सा। और आज तक मुझे भी समझ नहीं आया यार ईमानदारी से। सोशल साइंस और एसएसटी सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजी पर होती है, सोशियोलॉजी पे भी बेस्ड होती है। तो ये बेसिक सा अंतर है जो 10th लेवल तक नहीं होता है, वो 10th के आगे बढ़ता चला ऊपर। जैसे आप बढ़ेंगे ऊपर, आपको देखने को मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू यार दादा, एसएसटी है क्या? सोशल साइंस है क्या? अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अ ट्रू लव फॉर मी। नहीं, ये तो है मतलब। हाँ, एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। बच्चे के लिए मुश्किल,
कैसे पार Actually क्या पाता है है, बच्चा? अब बच्चा एक, पहले हम कह सकते हैं ऐसी इमेज बना लेता है सोशल के लिए कि एक बहुत लेंदी है, हिस्ट्री है, बोरिंग है। बहुत ज्यादा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, स्पेशली एज अ टीचर, कि बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। ये कहीं ना थोड़ा हंसी मजाक के साथ, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा इवॉल्व करके सोशल साइंस को जब आप प्रेजेंट करते हैं ना, तो उससे ज्यादा खूबसूरत सब्जेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं हमसे पहले जो पहली जनरेशन रही है ना, हम लोगों से पहले की टीचर्स की जो जनरेशन रही है, वो दादा मैंने देखा है कि उस जनरेशन में, टीचर्स की जनरेशन में, ये कमी रही, उन्होंने चीजों में ना समझाने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली मैं बताऊं, इसमें हाँ। कमी नहीं है। हम्म, जैसे सोशल मीडिया जितना ज्यादा एक्टिव होता है, उतना ज्यादा हम नई चीजों को देखकर हाँ, सीख रहे हैं। ऑब्वियस सी चीज है। तो वही है कि बच्चा आज अब, मतलब 1 या 2 साल का बच्चा फोन इस्तेमाल करना जानता है, इंक्लूडिंग वो अपना यूट्यूब निकाल लेगा, पिक्चर्स देखेगा। बिल्कुल सही बात। तो भाई क्रिएटिव तो अब आपको टाइम के साथ होना पड़ेगा। उस टाइम पर लेकिन टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, तो आपको भी, उसको लेकर करके आपने भी पढ़ा होगा, आप आई थिंक 2013-14 के बैच के होंगे। कौन से बैच के थे? 10th में आपका बैच कौन सा था? 10th का 11। 2011। मेरा 2018 था। ओके। मतलब मेरे और आप में 7 साल, और मेरे से अब, यानी कि आज 23 चल रहा है, 3 वो 2, 5 साल मान के चल के मोटा माटी लेके चलते हैं। मैं अपने 5 साल में जो अंदर बदलाव देखा है ना, वो मैंने एक सोशल के टीचर के तौर पे, या सोशल में सब्जेक्ट के तौर पे बहुत ज्यादा देखा है। कि मेरे टाइम पे एक मैडम हुई थी, दीपा दुबे मैडम, जिन्होंने भाई मतलब पढ़ाया, क्या पढ़ाना होता है सोशल, मैंने उनसे सीखा है। ठीक है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे थे। मैं यहाँ किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे थे जो मतलब सोशल में ना एक इंटरेस्ट ही खत्म कर देते थे। मेरे को इंटरेस्ट नाम से, सोशल में इंटरेस्ट नाम से अपने 2-3 टीचर याद है जिन्होंने मुझे छोटे से पढ़ाया। एक तो श्रेया द्विवेदी मैडम थी, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई। एक कुशमेंद्र सर थे, उनसे अच्छी ज्योग्राफी कोई नहीं पढ़ा सकता था। मुझे आज भी दिन ईमानदारी से लगता है कि कुशमेंद्र सर से अच्छी ज्योग्राफी शायद कोई नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन कुछ टीचर्स अपर साइड के, आज जैसे जैसे टाइम बदलता रहा, कुछ नए टीचर्स आए, पुराने गए, कुछ और एडॉप्ट हुए, तो सोशल में एक लैक हमेशा रहा, मजा नहीं आता था। तब में और अब में धरती आसमान का अंतर है। तो मुझे सच में लगता है कि ये जो हमसे पहले वाली जो जनरेशन है टीचर्स की, उसने कहीं ना कहीं बैगेज छोड़ा है, बाय पर्सनली मुझे लगता है। एक्चुअली बैगेज की हम बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी और टाइम हर किसी के लिए एक है। आज हमारे लिए जो टाइम है, फिर तुम्हारे लिए चेंज होगा, फिर बच्चों के लिए डेफिनेटली चेंज होता आप सपोज करो कोविड नहीं आता तो क्या ऑनलाइन क्लासेस पर बच्चा मूव होता? आई थिंक नहीं, इतना ज्यादा बूम तो नहीं आता। नहीं, कोविड के बाद जो बूम आया है, कोविड से पहले अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, कुछ चुनिंदा बैंगलोर वगैरह, यहाँ तक कोविड से पहले ऑनलाइन क्लास दी जाती थी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो कहीं भी बैठ के कहीं भी कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, ले सकते हो। आपके अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन जाना कितना सही है या गलत है? ऑनलाइन जाना एज अ 10th स्टूडेंट, ये आपको बर्बाद कर देगा। मुझे भी, मैंने ये अपनी क्लास के दौरान फील किया कि पता है क्या होता है, कर देगा आपको। मैं बताता हूँ कि हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं बैठ के, तो कई ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीजें डिटेल में नहीं बताई जाती हैं, और कई बार बच्चा ध्यान से भी नहीं देखता है। अब वो क्लास में आता, बोलता मैं ऑनलाइन पढ़ के आया हूँ, वो पता है कोशिश करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की, और बहुत कम नॉलेज होती है उसको, प्रॉपर उस चीज की नॉलेज नहीं होता, वो प्रॉपर नॉलेज लेना नहीं चाहता है। प्रॉब्लम पता क्या है? सबसे बड़ी चीज, इंटरनेट क्या है? एक ओशियन है, वास्ट ओशियन है, पूरा एक बड़ा ओशियन, बहुत बड़ा। कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है, किसी को नहीं पता। ठीक, अभी तक एज अ 10th स्टूडेंट आपको कितनी नॉलेज चाहिए वो नहीं पता आपको। नहीं भाई जैसे रसोई होती है, सपोज करो रसोई है, मसाले हैं, आपको नॉलेज नहीं है कौन सा मसाला कितना डालना है, आप डाल रहे हो बस, ठीक है, आपका कुछ भी बन रहा है, डिश बन के जो आएगी वो ठीक है। क्या वो कंफर्ट देगी? कभी नहीं, कभी नहीं ना, तो बहुत गंदा बनेगा। इंटरनेट बेस्ट है, लेकिन तब जब आपको पता है कि आपको चाहिए क्या, उसकी नॉलेज हो, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप ढूंढ क्या रहे हो। नॉलेज की प्रॉब्लम से आजकल की रील्स, आप जाते कहीं मिनट का बर्बाद करके रखेगा ये नहीं। तो सबसे बेस्ट मतलब आपके हिसाब से अगर बात करूं तो एसएसटी का सबसे टफ पोर्शन कौन सा है? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी क्या है? एसएसटी का अगर हम सबसे टफ पोर्शन की बात करें एज अ टीचर, जैसे हम और आप हैं भाई, हमें पता लगता है कि
हम 3-4 साल या 5 साल से कंटिन्यू वही चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हमारे लिए वो हमारे लिए फिंगर बहुत टिप्स easy पे हो है, फिंगर टिप्स पे। फिंगर टिप्स पे भाई बुक है तो ठीक है, नहीं है फिर भी नहीं ठीक है, पढ़ा देते हैं, कई चीजें हमें टॉपिक शुरू पूरा किया topics पता होता और खत्म किया। और हमारे लिए क्या होता है, जैसे हम 10th में हैं, है। 12th में भी वही सेम रिपीटिव होता है, सब हर चीजें साल होता हर साल कुछ ना कुछ एड ऑन होता चला होता जाता है। चला जाता है। बच्चे के पास सिर्फ 10th की नॉलेज है, हम्म, हम 12th तक पढ़ा रहे हैं, 12th का पोर्शन बच्चे को बता दिया जो सिर्फ बाहर नहीं मिलने नहीं वाला। मिलने वाला है, अब ऐसी चीज तो सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 10th क्लास का 10th क्लास में वो वो सच में टफ है। वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम अगर वो 10th का वो चैप्टर मतलब अच्छा सा पढ़ाने वाला ना हो तो बच्चों की बैंड बज जाती है। ये मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो वहां का मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वहां पहले टीचर ने 10th चैप्टर कराया और बहुत ध्यान से नहीं कराया। लिटरली वहां के एक प्रिंसिपल ने पढ़ाया था, बच्चों की कंप्लेंट ये थी ये वाला चैप्टर सर दोबारा पढ़ा दो। कुछ नहीं एक्चुअली इसमें टीचर की गलती नहीं है, बुक रिलेशन प्रॉब्लम ये है कि सोशल साइंस को अगर हम लेक्चर के तौर पर देखें तो हमें एक लेक्चर मिलता है, ऑब्वियस चीज है। 4 बुक्स होती हैं, एक lecture। लेक्चर है। हिस्ट्री का पोर्शन अगर हम कायदे से पढ़ाना शुरू करें डिटेल वाइज तो 15 दिन चाहिए आराम से। मुझे बच्चा 15 दिन नहीं आता, चैप्टर नंबर 2 वीकेंड पे एक ना एक छुट्टी ले लेगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, हाँ उस चैप्टर को मैं डिटेल में ले जाके जाता हूँ, मुझे 17 से 18 दिन लगते हैं। हाँ बेशक लगते हैं। और कुछ बीच में तो कंडीशन ऐसी हो जाती कि यार हटाओ इसको, बस अब खत्म करो, पक गए, हम नहीं पढ़ा रहे। मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये कंडीशन फेस हो रही है कि ये होता है यार हटाओ इसको, मुझसे नहीं पढ़ा, भाड़ में जान दो सब कुछ। तो ये मतलब इन इंडिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें हर बार क्वेश्चन आते हैं। फिंगर टिप्स में मैंने बच्चों को क्वेश्चंस बनाए हैं निकाल के कि सॉल्ट मार्च से लेके कहाँ से आ जाता है। तो वैसे चैप्टर फर्स्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चा हिस्ट्री को बिल्कुल नहीं पढ़ता है। लेकिन इस बार बेस्ट ये है कि हिस्ट्री का पोर्शन रिड्यूस किया है सीबीएसई हाँ, ने, थोड़ा सा रिड्यूस किया, उसमें थोड़ा बेनिफिशियल है। बच्चे खुश भी है कि चलो थोड़ा सा कुछ। लेकिन इसमें एक चीज, एक नेगेटिव पॉइंट आता है बच्चों के लिए कि जो नॉलेज उन्हें मिलने वाली थी, जो हिस्ट्री वर्ल्ड को शेप कर रही है, वो कहीं नहीं पहुंच नहीं पाई उन तक। रिडक्शन ऑफ द सिलेबस जो है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए हिस्ट्री में, स्पेशली नहीं होना चाहिए। पता है हिस्ट्री में सबसे गंदा क्या हो रहा है एनसीईआरटी में, मैं आपको बताऊं कि चैप्टर चल रहा है ठीक है, उसमें से बीच से उठा के टॉपिक खत्म कर रही है। अब मतलब मान के चलिए टॉपिक नंबर 2 था, टॉपिक नंबर 1 था, टॉपिक नंबर 3 था, टॉपिक नंबर 2 हटा दिया, टॉपिक नंबर 1 के बाद आ गया टॉपिक नंबर 3। अब बच्चा उसमें रिलेट ही नहीं कर पा रहा है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। इसीलिए काम हमारा बढ़ जाता है क्योंकि हमें को पूरी तरीके से समझाना पड़ता है। और हम टीचर्स अपने मन के मुताबिक राजा होते हैं, नहीं करते, कई टीचर्स नहीं करते हैं ऐसा। जब तक आप नहीं करेंगे ना बच्चा समझ नहीं पाएगा और फिर कोई फायदा नहीं। ये हमारी टीचर बरादरी जो है ना, मास्टर बरादरी, मैं इसके अगेंस्ट इस मामले में तो रहता हूँ कि हम लोग कई चीजें जानबूझ के मक्कारी देते हैं, नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम बात करते हैं एज ए टीचर बाई लक बनना और टीचर बाई प्रोफेशन चुनना अंतर होता है। अगर आप प्रोफेशन के तौर पर जा रहे हैं तो आप सपोज करो अब अपने खुद के बच्चे के लिए क्या चाहोगे। सही बात है, हम तो यही चाहेंगे बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए। आपके हाथ में 40 से 50 बच्चा है, सही बात है, पेरेंट्स ने कुछ तो सोचकर आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ऑब्वियस सी चीज है। जिस वक्त आपके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी ना, बट ये ये सोच के चलता है ना, उसको फ्यूचर बनाना है पता, फिर क्या बोलते हैं यार तुम तो यार ओल्ड एज जमाने के हो, ये होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे ना तो बच्चा बहुत ज्यादा कनेक्ट रहेगा। अगर मुझे लगता है पेरेंट्स से ज्यादा एक क्लास टीचर से बच्चा एक टीचर से कनेक्ट रहता है। ऑब्वियस सी चीज है, ऑब्वियस सी चीज है। तो वहां हमें देखना होगा, एक वे में हो, मेरे जैसा एरोगेंस वाला ना हो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली एसएसटी का सिलेबस कितने दिन में फिनिश किया जा सकता है? नॉर्मली एसएसटी का सिलेबस एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, नॉट अ टीचर। मैं स्टूडेंट के लिए मुझे मतलब बात करनी है कि अब जैसे बोर्ड एग्जाम पास आने हैं, आई थिंक फेब या मार्च से होंगे। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने किसी कारण से पढ़ाई नहीं की, किसी भी रीजन से, या जिन्होंने की है तो बहुत लेट शुरू की है ना। तो अब इनका मतलब क्या कंडीशन है, इनका सिलेबस कब तक फिनिश हो पाएगा? मैं उन बच्चों के लिए पूछ। देखो 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज बहुत बढ़िया नोटिस की है। हर क्लास में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ
थोड़े कुछ कम होते हैं। कम होता है। ये जो अक्टूबर के बाद का जो टाइम चलता है नवंबर का, यहाँ आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है टॉपर्स में। हाँ, और यहाँ से ग्रोथ करता है आपका बैक बेंचर, जो पीछे वाला होता है, हाँ, पूरे साल जो पूरे साल नहीं पढ़ा है। मुझे पता, मैंने भी यही कहा था। ये 5 साल के करियर में हर बैच में हर बार ये कॉमन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉपर ये सोचता है कि भाई सिलेबस खत्म हो चुका है, नवंबर आई थिंक मोस्टली सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है, वो अपना आता सब कुछ है, टेस्ट में अच्छे नंबर हैं, तो वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं से एक अगर हम बैक बेंचर्स की बात करें, उनका सीधा टारगेट होता है 2 महीने बाद पेपर है, करना है, अब पढ़ना है। हाँ, तो जिस वक्त बच्चा चीजों को सीरियसली लेना शुरू कर देता है, ग्रोथ होना शुरू, मतलब उस लेवल मैं कह सकता हूँ, अगर आज से कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है, जनवरी एंड तक फिनिश कर लेगा। जनवरी एंड, हाँ, पर डे 1 घंटा, ज्यादा नहीं, ज्यादा अगर आपने पढ़ा है सोशल तो ऊपर से जाते हैं। हाँ, उसका मतलब सोशल के प्रोस और कॉन्स दोनों हैं। कम पढ़ा तो गई, ज्यादा पढ़ा तो गई, क्योंकि एक टाइम के बाद हो ही जाता है। हर घंटे अगर आप 1 घंटा देते हैं पर डे के हिसाब से, कंफर्म आप अप्रोक्सीमेटली 80 नंबर्स तक का स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट वे क्या है एसएसटी को पढ़ने का, क्योंकि ये समस्या बच्चों के साथ आती है। बेस्ट वे ऑफ एक सबसे अच्छा तरीका, है सबसे पहले एनसीईआरटीज को खत्म करो। हेल्प बुक की तरफ आपको तब तक नहीं, हाँ, मुझे ये पूछना था, एसएसटी में मतलब हेल्प बुक की वास्तव में जरूरत पड़ती है? ये जो बच्चों ने हवा बना के रखा है कि इस रीजन के ले आओ, कि इसके ले आओ, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी मतलब ये हवा बना के रखा हुआ है। मुझे पता है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में था, तो मैं वहां का मतलब मैंने एक सिस्टम देखा कि मैं माँ कह रहा हूँ, मुझे 10th में एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं लगवाना। 9th-10th में मैं अपने नोट्स दे दूंगा, रहा बच्चा सारा कुछ कवर हो जाएगा। मैनेजमेंट जबरदस्ती मुझसे बोला कि कुछ भी हो जाए बुक तो लगानी है। मैं उस टाइम समझ आया, बाद में समझ में आया वो कमीशन सच में क्या इन सब का ये रहता है कि एक्स्ट्रा बुक चाहिए ही चाहिए, रेफरेंस बुक चाहिए ही चाहिए, या एनसीईआरटी पूरा प्रॉपर है? मुझे तो लगता है तब जब आप एनसीईआरटी को खत्म कर लें, उससे पहले आप रेफरेंस पे जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। पेपर जो होता है वो हमेशा एनसीईआरटी से ही बनता है। सही बात है। और एनसीईआरटी की हर एक लाइन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आप पढ़ रहे हो ना कायदे से, तो किसी हेल्प बुक की आपको जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम सीबीएसई अपना सैंपल पेपर रिलीज करता रहता है आंसर चीज के साथ, उनका थोड़ा ध्यान दे दो। और हाँ, एक चीज और, कोर्सवाल का जो सैंपल पेपर आता है वो 5 से 10 सैंपल पेपर होते हैं, उनकी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द आपको आइडिया लग जाता है। और ये जो बताते हैं ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे या 3 या 4 साल का, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, कुछ नहीं रिपीट होता, कुछ रिपीट नहीं होता। तो मतलब ओसवाल का सैंपल पेपर ठीक है। हाँ, अगर हम कंपेयर करें दूसरे सैंपल पेपर से, तो मुझे मेरे प्रोस्पेक्टिव से ओसवाल वन ऑफ द बेस्ट लगता है। ओसवाल वालों पैसा भिजवा देना, फ्री की पॉपुलर। अरे नहीं, ये पेड प्रमोशन नहीं है। ना पेड नहीं, इनसे मैं तो बोल रहा हूँ, मुझसे तो पैसे इतना फ्री का लेके जा रहे हो। अच्छा, लेकिन वो तो ठीक है। अब एक मतलब आपने बता दिया कि सिलेबस इतने दिन में फिनिश हो जाना चाहिए और रेफरेंस की हमें जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो रेफरेंस पे नहीं जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग। ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक एसएसटी में, एसएसटी के स्टूडेंट के लिए और 10th क्लास के जब वो बोर्ड लिखने जा रहे हैं? देखो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आंसर राइटिंग मस्ट। मुझे तो लगता है एसएसटी में बहुत ज्यादा मस्ट है। मस्त है। प्रॉब्लम पता मैं बताऊं क्या होती है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, बच्चे को समझ में आ गया, वो क्या करता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करता है। और जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेगा, पैरा लिखना शुरू करता है बच्चा। इसमें भी पता है गलती टीचर्स भी, इसमें हम टीचर्स भी गलती करते हैं। हाँ, आंसर राइटिंग सिखाते नहीं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मैं एक स्कूल में था, मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा। वहां एक लड़की थी, मुझे आज भी दिन याद है, आबिशी नाम था उस लड़की का, आबिशी वर्मा। ब्रिलियंट पढ़ने में, मतलब दादा उससे ज्यादा तो कोई अच्छा था नहीं पढ़ने में, शायद 80 आउट ऑफ 80 वाली थी। मैं वो 9th क्लास की थी, मैंने उसकी कॉपी चेक की और मैं उस टाइम नया गया था। मैंने उसकी कॉपी चेक की और उसके फाइनल मार्क्स बने 80 में से कुछ 65 68 के समथिंग, मतलब 80 से मामला 65 पे आ गया। हाँ, 65 पे आ गया। तो अब वो मतलब हमारे कलीग की बेटी थी,
तो अब अच्छा, डायरेक्ट अच्छा। कह भी नहीं सकती थी, चलिए, उसने अपनी मम्मी से पूछा, उसकी मम्मी पढ़ाती थी अच्छा, कि अच्छा। कमी क्या हुई, मेरे नंबर क्यों काटे गए। हम्म। और ये बात सच में किसी को ये नहीं लग रहा था कि इस बच्ची के असिस्टेंट इतने नंबर कमाएंगे। सब उनकी मम्मी ने पूछा कि सर रीजन क्या था, तो मैंने बताया, मैंने कहा मैम आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है। बच्चों से कहते हैं ना कि पॉइंट्स में आंसर लिखो, एसएसटी हमेशा प्रेफर ये किया जाता है कि भैया पॉइंट्स में आंसर लिखो। हाँ, अब उनसे बोला कि 5 नंबर का पॉइंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख के आओ। 5 पॉइंट का मतलब बच्चे पता है क्या समझते हैं, 5 लाइनें लिख देना। हाँ, ये होता है और most of the उसमें time। फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, नंबर पूरे मिला, पूरे में। है ना। और बोर्ड एग्जामिनर तो रिश्तेदार लगता नहीं है, स्कूल का नहीं। टीचर तो लगता है, हाँ, बोर्ड एग्जामिनर नहीं लगता, वो तो नहीं काटेगा लगेगा, धर के। वो तो तो काटना है। ये एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, मतलब टॉपर्स को भी ये सिखाना कि भैया आंसर राइटिंग कितनी मस्ट है, आंसर राइटिंग कितना में फोकस सबसे करो। सबसे ज्यादा फोकस एक आप करके चलो, और स्टार्टिंग से ही करके चलो। मतलब हर मुझे बार ये लगता है सेक्शंस को मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर्स डालो, क्वेश्चन नंबर्स और प्रॉपर पैराग्राफ्स हाँ, नोट करना, हेडिंग देना उनकी, देन उसके बाद आंसर करना, हर पॉइंट का पॉइंट पे आपको नरेट करना है। नरेट करना। ये चीज बच्चा नहीं समझता है, और अच्छे अच्छे बच्चे इसी में मात खा जाते हैं। हाँ। क्योंकि मुझे भी पता है काफी हद तक ना, मैंने भी अपने एग्जाम में मात खाई थी, कुछ जगह पे मैंने मात खाई थी। कुछ टॉपर्स थे जो इसी चक्कर में मेरे साथ पे मात खा के गए थे, और कुछ ऐसे भी टॉपर्स थे जिन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली, और फिर उन्होंने अपनी बहुत अच्छी सी आंसर राइटिंग कर ली, और जिसमें उनको फायदा मिला। आंसर राइटिंग अगर चाहो तो बहुत सारे गूगल्स पे आपको आंसर्स मिल जाए। नहीं, टॉपर्स की आंसर शीट भी पड़ी हुई है, अगर आप उससे चाहें देख तो। सकते हैं। हाँ, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, क्या लिखना है, जस्ट किस टाइप के क्वेश्चंस में इस पर किया जा सकता है। हाँ, और बहुत मुझे आराम लगता है से। अगर एक अच्छा टीचर पढ़ा है, मतलब हाँ हम तो मैनपुरी जैसे छोटे शहर में है, बाकी जगह तो और भी शहर में बहुत टीचर्स हैं, brilliant एक पढ़े अच्छा हुए टीचर पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं आइडिया दे देता है हाँ, कि आंसर राइटिंग क्या होनी चाहिए। और आंसर राइटिंग का इश्यू आता ही आता है, हर बार आता है, क्योंकि बच्चा वो 6, 7, 8 से वही क्वेश्चन आंसर वाली क्वेश्चन आंसर रटते चले, टीचर ने लिखा है, बस वही उसी को रिवाइज किया और लिख दिया। 9th और 10th बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए, हम लोग आंसर राइटिंग पे बात कर रहे हैं, सबसे बढ़िया तरीका क्या है उसको प्रैक्टिस करने का? प्रैक्टिस करने का सबसे पहले आप टॉपिक उठाओ। हाँ, ऑब्वियस टॉपिक से क्रक्स निकालना शुरू करो। हम इंडियन नेशनल का एक इशू ले लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी कब आए? हाँ, 3 उन्होंने कहा वो सत्याग्रह लॉन्च किए, किसके खिलाफ किए, बस यही पॉइंट्स बन गए। इसी पॉइंट्स को उठा के लिखने के बाद बस आपको कौन है, कब और कहां और कैसे हुआ, बस उनको हेडिंग देके नरेट कर दो, एक्सप्लेन कर दो। यही एक ये बोर्ड में बहुत ज्यादा फायदा देता है, मतलब मजा आ जाता है। मैं तो पता है कई बार बच्चों से कहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनर जो है ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मतलब तुम उसको प्रपोज करने जा रहे हो, और जो लेटर जो पेपर लिख रहे हो वो तुम प्रपोजल लेटर दे रहे हो, भाई साहब वो पढ़ के खुश हो जाए, इतना अच्छा लिखो। तो बच्चों को समझ में, मतलब काफी बच्चों को नहीं आता, मैं ऐसा नहीं कहूंगा सबको नहीं आता, काफी बच्चे हैं जो इस पर गौर नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है, सोशल में एक तो मैंने कॉपी चेक की है बोर्ड। हाँ, आपने बोर्ड में भी कॉपी चेक की, आपको अच्छा आइडिया होगा, मैं ये पूछने वाला था। मैंने टॉपर्स में, मतलब टॉपर्स में भी काफी मैंने निकाली है कॉपी, ठीक है, जैसे बच्चे अच्छे होते हैं। एक चीज मुझे हमेशा समझ में आई है, मैंने बताया ना सीखना जरूरी है। तो जब मैंने कॉपीज देखी टॉपर्स की, 80 आउट ऑफ 80 आ रही थी, ठीक है, नाम और नंबर नहीं खोलेंगे, रोल नंबर नहीं खोल सकते, ठीक है, थोड़ा इश्यू आ जाएगा। तो अब आप सपोज करो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप कितना लिखोगे? 5 पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स 7 पॉइंट, 3 पेज, 1, 2 एंड लास्ट पे 3 पेज बच्चे ने लिखा था। रियली 5 मार्क्स। अब बताइए उसके नंबर कहाँ कट सकते हैं? कहीं कटने के चांसेस ही नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि बच्चा कितना लिखेगा, जो जरूरत थी वो तो लिखा, उसके एक्स्ट्रा डाल दिया, जो जरूरत नहीं थी, जो शायद वो मुझे नहीं पता, वो एक बार के बाद ना दिमाग खराब करती है, एक्स्ट्रा हो गई है, फिर उस पर आपने क्या करा? पूरे मार्क्स दिए या कटे थे? नहीं, ये बात नहीं हो सकती। मैं बताऊं, मैं अगर एक्स्ट्रा पे काट के जरूर लिखता, एक्स्ट्रा क्यों लिखा? मैं समझ सकता हूँ, वो एक पर्सनल चीज है, बट ये हमारे ऊपर भी कुछ एक्शन लेती है भाई। ये स्टूडेंट्स आपको भी ना सोचना पड़ेगा कि हमें क्या लिखना है, कितना लिखना और कैसे लिखना है। देखो क्वेश्चन पेपर जो आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ऑब्वियस चीज। अगर कहीं अटक जाओ किसी क्वेश्चन में तो साइड से हिंदी आपको मिल जाती है। हाँ, हिंदी इंग्लिश 2 बार पढ़ लो, समझ में आ जाता और पढ़ने के बाद
आंसर राइटिंग करो, कोई इशू नहीं है। और जैसे बोर्ड में इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी चीज है। ऑब्वियस सी चीज है। जैसे आप मतलब प्रैक्टिस सैंपल पेपर की करना जरूरी है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि टाइम आप से 3 घंटे का ही होता बोर्ड में, 2.5-3 घंटे का प्रॉपर। और वो बोर्ड का जो एक्चुअली पेपर आता है ना, वो कहीं ना कहीं वो 2-2.5 घंटे के हिसाब से ही मेरे वो हिसाब उतना से ही लगता सेट है। होता है, और स्टूडेंट और अगर बच्चा अगर कायदे से अगर करे तो 2.5 घंटे में उसका पेपर मेरे अकॉर्डिंग आराम हो से जाएगा। हो सकता है। मतलब पैनिक की मैं जरूरत नहीं है, हाँ, पैनिक होने की वो जरूरत 40 नहीं है। तक तो 2 घंटे हाँ, 40 मिनट तक तो निपटा आप लो। बहुत आराम से चलने की जरूरत नहीं है, आपको घड़ी से टाइम लगाकर लिखने की प्रैक्टिस डालनी होगी, क्योंकि 10th में हम देखते हैं ना, नोट्स बन गए, तो हाँ, एक बार वो नोट्स उनको खत्म हो गए, खोल के ही नहीं फिर देखा पेन जो है वो हम साइड में रख देते हैं, कभी नहीं रिटन वर्क करना है। खत्म। बस वो 2-3 महीने जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना, तो बहुत फिर दिक्कत दोबारा लिखने में फिर ये Yes. लगता है कि नहीं, ये प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होनी हाँ। ही चाहिए, वो हर बच्चे को समझनी चाहिए। आंसर राइटिंग तो मस्ट है। आप कुछ ना करो तो एक ऑनलाइन एग्जाम्स दे दो। हाँ, उसमें वो फिल कर सकते हो, हाँ, आजकल वो भी चल रहा है। अच्छा, काफी एक कुछ मुझे बात याद टेक्नोलॉजी आ रही इवॉल्व है। है। हाँ। हाँ, मुझे मतलब वो मुझे सच में पूछना था, और आप तो बोर्ड की कॉपी चेक करके आए हो। हम्म, मेरे टीचर एक बात कहते थे, पुराने टीचर, मुझे टीचर का नाम नहीं याद है, हम्म, 10th में तब वो बोलते थे कि पता है, जो सीबीएसई है ना, आपको 80 नंबर का पेपर होता है 80 मार्क्स का, 60 मार्क्स आ जाते हैं, 60 मार्क्स आ जाते हैं, वो वहां तक तो बड़े आराम से देते हैं, बहुत lenient कॉपी चेक होती है। जैसे जैसे आप 60 से ऊपर बढ़ना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके नंबर काटना शुरू करेंगे। फिर आपकी कितनी दम है, आप में कितना पावर है, मतलब आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो कि एग्जामिनर को नंबर काटने से रोको। क्या ये सही है कि मतलब 60 के बाद वास्तव में छोटी छोटी माइनस फिर मिस्टेक्स देखी जाती है कि नहीं नहीं, इनको डाउन ऐसा कुछ करना है? नहीं। कॉपी कितना रहता हमेशा है? लीनियंट तरीके से ही चेक होगी, जैसे आप प्रेफर फर्स्ट। भाई फर्स्ट क्वेश्चन से भाई करो। जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होता है, हाँ, कोई क्वेश्चन आपने दिया, हाँ। आप क्या देखते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि टॉपर है तो इसके कॉपीज में अब माइनर मिस्टेक्स ढूंढो। आपको चाहिए आंसर, बिल्कुल सही बात। आंसर मिल रहा है, आपको नंबर मिल रहे हैं। आपको आंसर मतलब नहीं मिल रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है ना कि फिर छोटी नहीं छोटी नहीं मिस्टेक्स नहीं, देखी जा रही हैं। अब तो सीबीएसई तो भाई आपको 20 एमसीक्यू दे रहा है, उसमें तो सिर्फ आपको एक टिक अच्छा, लगाना ये है। एमसीक्यूज आने से फायदा है या घाटा है? काफी फायदा है, कैसे? क्योंकि अब बच्चा जो है ना वो थोड़ा एक एक्टिव thinking होगा, में निकल, हाँ, थोड़ा एक एक्टिव स्टूडेंट के होगा। परफेक्ट। हाँ, ये बट एक्टिव होना पड़ता है अगर आपको। कॉपी के मार्क्स के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं लॉस तो है ना। पहले 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, आधा तो मिल ही जाता था, आपकी बात लेकिन तो ये हो आप जाएगा। वो है ना, रटन विद्या से हटाकर आपकी नॉलेज आपसे को बढ़ाया है, प्रैक्टिकल और ये करो, फायदेमंद है। कहीं ना कहीं आराम हाँ, भी है। कि अब आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 सोशल में चाहिए, इस बार कितने बच्चे पढ़ा रहे हो स्कूल में, स्कूल के सारे मिला के? वही कोचिंग तो आई थिंक आप देते नहीं हो, नहीं, कोचिंग वगैरह नहीं। स्कूल के कितने बच्चे पढ़ा रहे? स्कूल के वही बच्चा है लगभग 42। 42 कितना आ जाएंगे 90 प्लस पे? कोशिश 100 तो में से ये कितना है, एज अ टीचर मेरी कोशिश जो रहती है, नहीं नहीं, एक कोशिश तो हम टीचर्स की कोशिश ये होती है कि मैं जैसे 40 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे 40 में 40 बच्चों के हाँ 90 98 आ जाए, मैं तो ये चाहूंगा, आउट ऑफ आउट दे दूं। आउट ऑफ आउट। लेकिन इन रियलिटी जो आपको अभी पता होगा, आइडिया तो लग ही जाता है क्लास में रहते हुए, बाकी फिर 2-4 होते हैं जो खेल जाते हैं अपर में। क्या लगता है कितने बच्चों के आ जाएंगे 90 प्लस? 90 प्लस 50% क्लास जो है आज के टाइम पे मेरा स्कोर करने की मतलब दम रखता 42 है। में से हाँ, 22 बच्चे 90 प्लस होते हैं। ये एक लास्ट अच्छा स्कोर है, पता है, बहुत पावरफुल स्कोर है कि इतनी कम स्ट्रेंथ में इतने कम बच्चों में और इतना अच्छा स्कोर आ एक्चुअली क्या होता है ना, प्राइवेट स्कूल में सेक्शंस होते हैं और हर हाँ। सेक्शन पे एक अलग एक टीचर होता है, हाँ, तो वही 40 तो आपको 40 एक प्रॉपर सेक्शन एक प्रॉपर दिया हुआ है कि इसी पे फोकस करना नहीं, एक ही सेक्शन ही मिलता है भाई, है। फोकस ना, करना ही और वही है। स्कूलों में तो भी तो है ना कि हाँ। जैसे 9th का है, हाँ। 10th का है, हाँ। तो 9th 10th में एक ही टीचर को पकड़ा रखा है, अब 3 नहीं, सेक्शन है नहीं, उनके, 3 9th के 3 10th के, वो झेलो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत भी क्रिएट कर देता है कि हाँ। एक सेक्शन नहीं रहता है, मतलब ये हर क्लास के सेक्शन आपको पकड़ा रखे हैं। नहीं नहीं, ये समस्या रहती है। जब हम बात करते हैं ना वही कि आप वही बच्चों को करियर बनाने पे जब आप फोकस करते हैं, तो स्कूल भी सोचता है कि हाँ कहीं ना कहीं करना चाहिए। करना आपके चाहिए। स्कूल का तो वैसे बहुत ज्यादा चर्चा सुना है, अच्छा हाँ, स्कूल है, काफी हालांकि बढ़िया मैंने भी स्कूल काम है। करा है, मजेदार है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ईमानदारी से। हाँ, अगर आप देख रहे हैं हाँ। मैनपुरी से कहीं हैं तो आरएस ग्लोबल में एक बार जरूर विजिट करें, जिरौली आरएस मैनपुरी। ग्लोबल बिचवा वाला हाँ, मैंने भी बिचवा कुछ वाला। टाइम देखा है, उसका वर्किंग वगैरह मुझे सच में डेडिकेटेड, मैं प्योर देखा। डेडिकेटेड टू एजुकेशन। मैनेजमेंट
मतलब मैंने बहुत कम स्कूलों का मैनेजमेंट देखा है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए इतना हाँ, डेडिकेटेड होता है। इतना डेडिकेशन मैंने और भी फिर कहीं वो नहीं जब देखा। टीचर्स को फ्री एंड छोड़ते हैं कि हाँ। भाई ले जाओ, स्कूल का प्रचार नहीं है, मतलब एक जो रियल चीज है ना, रियलिटी है जो, डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने ये रियलिटी काम देखी किया है, है। वही हमने साथ काम किया है। वही हमने साथ काम किया है, बहुत ही छोटे से स्टेज के लिए, बहुत ही कम समय के लिए था। हाँ, एंड देन फिर मैं अपनी तैयारी करने के लिए फिर मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था। एक आता है तैयारी का भूत आया था कि नहीं तैयारी कर ली है, और फिर छोड़ दिया था। चलो, कोई नहीं, कोई नहीं। वहां मुझे मतलब काफी कुछ रियलाइजेशन हुई थी चीजें, बहुत सारी चीजें वहां से आप सीखे होंगे। समझ में आता है, सीखा हूँ और लंबे समय तक चलनी है, और शायद उनके साथ रह के वहां अगर मैं कंटिन्यू करता तो बहुत कुछ सीख सकता था। मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ, कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है वहां क्योंकि पर। हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया वो देते हैं उनका, मतलब मैं कभी फ्यूचर में स्कूल खोलूँ ना तो मुझे पूरे आइडिया मिल गए उन स्कूल से कि हाँ, भैया ये आप एक्सेप्ट कर लो, ये चला लो, डेडिकेटेड टू द एजुकेशन, मजा आ जाता है। हाँ, वो पैसे को ज्यादा भाव नहीं देते, भाव नहीं देता है वो, या उनका जो ठीक है, कुछ बस है काम बेस्ट से करो। बेस्ट वो मतलब बच्चों के लिए करना चाहते हैं। ये मैंने देखा है उनका। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हम्म, मतलब स्टूडेंट पे प्रेशर की तो बात सब करते हैं कि बोर्ड एग्जाम है, प्रेशर है, प्रेशर है। हम बहुत सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, बच्चे प्रेशर में आके डिप्रेशन में चले गए, कई सुसाइड्स जैसी केसेस हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी होती हैं। और एज अ टीचर मुझे पता है कि ये टीचर पर भी प्रेशर होता है। आप पे एज अ टीचर रिगार्डिंग स्टूडेंट के रिजल्ट, रिगार्डिंग स्टूडेंट और रिगार्डिंग स्कूल के मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा कुछ, एज अ टीचर कितना प्रेशर होता है? आप जैसे अभी आपने बोला कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो प्रेशर नहीं रहता। मैनेजमेंट एक प्रेशराइज नहीं करता, बट नहीं, एक कभी रिजल्ट के लिए तो मतलब टोंट तो मुझे पता है वहां मेरे टाइम पे भी किया जाता था कि नहीं, थोड़ा सा नहीं। रिजल्ट पे फोकस करें। नहीं, नहीं, रिजल्ट आपको पे, आपका अपना 100% देना है, हाँ ठीक है। हाँ, तो फोकस क्या होता है, आज कितना भी अच्छा आप टीचर ले आओ, पढ़ा के चला जाएगा, ठीक है, कभी ऐसी कुछ नहीं होने वाला जब तक बच्चा बच्चा मेहनत मेहनत नहीं करेगा। अगर बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, आप दिन रात पढ़ाते रहो, कोई रिजल्ट नहीं तो आएगा। फिर वो तो आप पे प्रेशर कितना है, मैं वही प्रेशर जानना चाह रहा प्रेशर आज की डेट में मेरे ऊपर नहीं है भाई, सीधी सी हूँ। कोई बात प्रेशर है, नहीं नहीं लगता, मेरे पास मतलब अभी बच्चों के रिजल्ट कैसा आएगा, क्या ऐसा ना, आएगा, बच्चे साथ में मेहनत कर रहे हैं ना, ऐसा ना बच्चे कि कर रहे हैं। बैठ हाँ, ये भी है ना कि 42 में से जब 20 बन के 90 प्लस आने हैं, तो ये मैं मुझे श्योर लगता है कि और इस ईयर हाँ, हो सकता है पॉसिबल, मैंने 7 स्टूडेंट्स जो हैं हाँ, उनकी तैयारी 100 वाली करा रखी है कि अगर 100 वाले 95 रहा प्लस तो आएंगे। 95 और मेरे को 100 चाहिए, मेरे करियर में 5 साल हो गए, मेरे को 100 चाहिए अपन भाई। जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसके बाद यही बैठे होंगे, ना सिर्फ हाँ। अपन बल्कि आपके वो सारे बच्चे भी ठीक, यही तो मजे ले रहे होंगे। ओके, मेरी तरफ से उनको गिफ्ट होगा, आपको सहित, कि भाई स्कूल लाके आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मतलब 100 होता है ना पे कि आप 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो यार क्या है पेपर में, आलिया है, अब तो ये कैसे लगता है आएगा, आलिया कहाँ है, से आएगा बहुत ना? इजी है, कहाँ से आएगा, Pressure, घर से बच्चों पकड़ को बताओ, ये समझाओ, होता है। हर बार प्रैक्टिस करो, समझा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज स्टूडेंट आल्सो। एज अ टीचर हाँ, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? एज अ टीचर मेरी लाइफ बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई है, ठहराव एक बहुत जबरदस्त आया है। हाँ, पहले एज अ स्टूडेंट लाइफ में हम छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ऑफेंस हो जाते थे, गुस्सा होना। offense। टीचिंग में आपको दिखता है आपका खुद का अंश, कह सकते हैं ना कि ये एग्जाम में उतरते या हाँ। ये थे, ये मैं था, ये मुझे अब एहसास हुआ, मैं अपने टीचर्स को ना कई बार जाके मुझे याद है मेरी एक मैम थी सपना चौहान मैम, वो भी असिस्टेंट टीचर थी। मैं उनको बड़ा तंग किया करता था, 9th क्लास में उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो वो उससे कहती थी एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा टीचर की मेहनत। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने, मेरा क्वेश्चन था और भाई कैसी चल रही है एसएसटी की टीचिंग। हाँ। मैंने कहा मैम धन्य दी आप जो मुझे पढ़ाया, आपको मतलब सच में आप सीधे उतर जाते, पता चल जाता है, क्योंकि आपके जैसे ऊबहू बच्चे सामने खड़े होते हैं, सामने वही क्या शरारत, थी, हर बार एक क्या हरकतें थी, नया धमाका, बहुत इंटरेस्टिंग, एक नया कांड, नई बात, कुछ ना कुछ करके कुछ तो हो ही जाता है। बहुत मजा आता है खैर बच्चों के साथ, हर बात हाँ, को मिस करते हैं। ये तो है, अगर एक बार बच्चों के साथ पढ़ाओ, ट्यूनिंग बन जाए तो बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है मुझे। मतलब आज भी दिन अपने कई बच्चे ना उंगलियों पे नाम याद है जिनके साथ मैंने पढ़ाने से, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, बच्चे काफी कुछ सिखा के जाते हैं मुझे, मतलब बहुत सारे बच्चे याद हैं। मैंने कई अलग अलग जगह पे टीचिंग की, तो मुझे आज भी दिन मतलब एक मुझे बच्चा याद है जब मेरी फर्स्ट ईयर स्टेज थी टीचिंग की, सबसे फर्स्ट ईयर था, दिव्यांश चौहान, वो उस टाइम 7th क्लास में होता था, मैं 7th 8th 9th 10th में पढ़ाता था। तो उसने मतलब
काफी कुछ सिखाया था एसएसटी से रिलेटेड। मुझे याद है 6th क्लास में एक बच्चा था उसी स्कूल में, कृष्णा यादव, नवोदय की तैयारी करता था। दादा इतना जबरदस्त, आप उससे सोशल से रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, मैं नया टीचर, मेरे भाई उसे धागे खोल दिए थे। मैंने पढ़ाना उस बच्चे से सीखा है कि हाँ ये होती है भाई पढ़ाई। और फिर मैंने और भी स्कूल्स में, मुझे अपने कई बच्चे याद है, जैसे एक बार रोली यादव नाम की एक लड़की थी, काफी एक्सपर्ट थी भाई, मतलब उससे आप उलझ ना जाएं। और फिर एक स्कूल और मैंने देखा था, तो रोली नाम के बच्चे अच्छे होते हैं। अरे टॉपर वाली लिस्ट में रोली है, लिस्ट वाले रहते हैं, ये रोली है कि भाई मैंने आयुषी का बताया, टू मच नॉलेजेबल। काजल नाम की एक लड़की थी, एंड नुजहत करके मैंने पढ़ाई है बच्ची, टू मच नॉलेजेबल। और सच में इन्होंने मतलब मुझे सिखाया, मैं उन बच्चों का नाम दे रहा हूँ जिनसे मैं कई बार सीख के आया हूँ। और मुझे याद है एक 10th क्लास में मैंने एक बच्चे को पढ़ाया अभी करंटली, रोहन नाम का। रोहन भाई साहब, मतलब मुझे समझ में आता था कि मैं इसको क्या पढ़ाऊं। सच्ची बता रहा हूँ, मैं वो बी सेक्शन में था, बॉयज वाले सेक्शन में, वो समझ गया होगा अगर वीडियो देख रहे होंगे वो स्कूल वाले बच्चे, नाम नहीं लूंगा। मैं ये नहीं समझ पाता था कि मैं इसको क्या पढ़ाऊं। हाँ, होता है। इतना नॉलेजेबल, तो बच्चे हमें कहीं ना कहीं काफी कुछ सिखा के जाते हैं। हाँ, ये मुझे लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एजा मतलब जैसे अभी कोचिंग 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 बूम बना हुआ है, साइंस की कोचिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कोचिंग वो कोचिंग। एक टाइम आता था, मुझसे कई बच्चे कहते हैं, आज भी दिन बता रहा हूँ कि सर एसएसटी कोचिंग पढ़ाओगे क्या? मेरा ये सिद्धांत होता है कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उस स्कूल के बच्चों को तो कतई पढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर मेरे रहते हुए उस स्कूल का बच्चा मुझसे कोचिंग पढ़ने आ रहा है, इसका मतलब मेरी मेहनत में कमी है। अकॉर्डिंग टू यू एसएसटी की कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? अकॉर्डिंग टू मी एसएसटी की कोई भी कोचिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आप कोचिंग कब जाते हो? जब आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो ना। ऑब्वियस सी चीज है, सीधी सी बात है। अगर आप वही अटेंशन, कोचिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर टीचर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और ऑब्वियस स्कूल वाले टीचर अक्सर पढ़ा रहा होता है। सीधी सी बात, मैं आप जो भी है, ठीक है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हम ही बाहर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सिंपल सी भाई। हम भी क्या कर रहे हैं, वही सेम मेहनत स्कूल में भी कर रहे हैं, वही सेम मेहनत कोचिंग में भी कर रहे हैं। बच्चा वहां थोड़ा लैक हो रहा है ना। तो अगर बच्चा कायदे से पढ़ने वाला है तो कोचिंग की, किसी भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग। यही इंपॉर्टेंट है ना, आपको वो 35 और जो भी आपका 30 मिनट्स का लेक्चर है उसे आप 100% दो भाई। कोई भी टीचर अपना 100% देता है, बस आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप कितना उससे गेन कर रहे हो। भाई कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा और वो आपको डांटने लगा। सही बात भाई, आप एक नहीं 50 बार क्वेश्चन पूछो, आंसर देगा, आंसर देता है। और ऐसा हमारे करियर या हमारे स्कूल में या आपने भी अब तक के इतने एक्सपीरियंस में मुझे पता है किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया, एट अ टाइम आंसर दिया होगा, या अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा मुझे, बेटा कल बताता हूँ, और उसको बताया है जाके सबसे पहले। हाँ, तो ये होता है ना एज अ टीचर, भाई कोई भी हो, मैं आप या कोई भी एनीबॉडी एल्स, भाई आंसर तो करेगा वो। लेकिन ये पूछने वाली चीज भी तो है कि हम कितना बता रहे हैं फिर हम ही पूछ रहे हैं, अब पूछ क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बच्चों को सेल्फ स्टडी पे, मतलब मैं खासतौर से उन्हीं के बच्चों के लिए बात कर रहा था जो बिल्कुल अब से सिलेबस उठाने वाले हैं। सेल्फ स्टडी डेली 1 घंटा उन्हें एसएसटी की कम से कम करनी चाहिए। इसका एंड यही है, क्योंकि स्कूल अब उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? स्कूल मिस नहीं करना चाहिए इन दिनों पे लास्ट तक आपको स्कूल जाना ही चाहिए। और ये जितने भी एग्जाम्स आते हैं, जैसे अभी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, पीए आते हैं कई बच्चों के, पीरियोडिक असेसमेंट करके, और सेमेस्टर एग्जाम वगैरह सारे, ये देना कितना बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है? भाई ये तो आपके ऊपर चेक है ना कि आपको कितना आता है ना। मतलब ये चीज बच्चों के अंदर पीए या ये 10th क्लास को लेके हम करते हैं पीरियोडिक असेसमेंट वगैरह, ये कोई बोर्ड का रिजल्ट नहीं है, ये तो सिर्फ एक चेक है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ कमी है। आपको जगाने के लिए ये होते हैं कि भाई, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है ना कि बच्चों में ये चीज आ नहीं रही है। अकॉर्डिंग टू यू, जो बच्चा 10th क्लास में ओवरऑल आप सब्जेक्ट पढ़ने की तैयारियां कर रहा है, सारा कुछ, मैं नॉट ओनली एसएसटी, कंप्यूटर, हिंदी सब कुछ कर रहा हूं, मेन फोकस उसका किन सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए अगर एक अच्छी परसेंटेज बनानी है उसे? तो अगर एक अच्छी परसेंटेज चाहिए तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है।
मतलब मान के चलिए 80 प्लस चाहिए किसी को। 80 प्लस चाहिए तो अब भाई सपोज करो किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप 90 ले आओ, मैथ्स में आप 33 पे आते तो क्या आपको 80 बन जाएगी? नहीं बनेगी। नहीं ना, नहीं, सब पे ध्यान देना पड़ेगा, सब पे ही ध्यान देना पड़ेगा। फोकस, आप एक टाइम टेबल बनाने की जरूरी है। बच्चों की ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना, सिर्फ मैथ और साइंस पे लगे पड़े, ये आप lost सपोज होती है। करो मैथ और साइंस में 100% आ गए, बाकी सब में लटक जाओगे, सोशल साइंस 60 आ गया, उसमें लटक जाओगे। हिंदी 60 आ गया, कंप्यूटर और 70 आ मुझे गया। इजी ये लगता है, मैं कई बार बच्चों को राय भी देता हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, कंप्यूटर, इन 4 सब्जेक्ट पे सबसे पहले ध्यान दो। हाँ, ये ऐसे बुला रहे सबसे इजी है, सबसे जल्दी सबसे ज्यादा आपकी मार्कशीट में स्कोरिंग है, और ये सबसे ज्यादा स्कोर हो रहा है, नंबर नहीं काटते हैं। मैथ और साइंस मुझे आज भी नहीं लगता नंबर काटते हैं, ये नंबर देते हैं, आप तुम लिखो कितना लिख रहे हो, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है इसी को, उनका ये होता है लेगा भैया नंबर लेगा फ्री के, मतलब एक मुझे जो लगता है। हाँ, तो इस पे कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है, फोकस तो है, ये है ना इम्पोर्टेंट। खैर कुछ अब वन लाइनर हम लोग बिल्कुल फिनिश होने की तरफ चल रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस कुछ होंगे, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा और ऑप्शन होंगे, कोई आपको एक चुनना होगा। ऑफलाइन स्टडीज और ऑनलाइन स्टडीज? ऑफलाइन स्टडी। स्कूल या होम? स्कूल। हाँ, स्कूल में क्लास में पढ़ाने वाला टीचर या ऑनलाइन टीचर? अगर ऑफलाइन में कोई इशू है तो सबसे पहले टीचर से कंसल्ट करो, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो ऑनलाइन की तरफ एक बार जाओ। मेरे हिसाब से डाउट क्लास में हिस्ट्री इजी या पॉलिटी इजी है? बोथ। सबसे इजी क्या है? दोनों ही। अच्छा, रियली? नेशनलिज्म इन इंडिया इजी है, नेशनलिज्म इन यूरोप? हाँ, नेशनलिज्म इंडिया इसलिए इजी है क्योंकि ये हमारी सराउंडिंग का है। हाँ। नेशनलिज्म यूरोप हमें इसलिए टफ लगता है क्योंकि ये हमारी सराउंडिंग का है। मैंने सिर्फ एक सिंगल बोला, इजी क्या है? इजी कौन सा है? इजी अगर भाई कंपेयर करें स्टूडेंट को कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगता है? आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग भाई मेरे को सबसे इजी इकोनॉमिक्स दिखता है। इकोनॉमिक्स सब साइड में जाओ, इकोनॉमिक्स क्योंकि 4 चैप्टर होते हैं, 20 मार्क्स का वेटेज होता है, सीधी सी बात है। सभी में ऑब्वियस चीज है, वो इको बहुत इजी नंबर दे देता है। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ ली, आप 15 दिन के अंदर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर आराम से कर जाएंगे। बुक्स पढ़ना प्रीफर या फिर ऑनलाइन टीचर से पढ़ना? कौन सबसे बेस्ट? एनसीईआरटी बेस्ट। एनसीईआरटी? अगला क्वेश्चन आ रहा था, एनसीईआरटी या रेफरेंस? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वही है, मस्ट वही है। और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस या ओनली लास्ट के 15 डेज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस? वीकली, संडे को या सैटरडे को, जब भी आप मतलब होना चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा मैंने मतलब बहुत सारे पता है क्वेश्चन सोच के रखे थे। सैंपल पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट या लास्ट ईयर क्वेश्चन? सैंपल पेपर। सैंपल पेपर। लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता सोशल में। अभी रिपीट नहीं हो रहा है ना काफी कुछ। मैंने 3-4 साल का चेक भी किया है, मुझे रिपीटिव नहीं दिखा। एज आ स्टूडेंट के परस्पेक्टिव वैसे मैं बताऊं एक चीज और हो रही है, कुछ टीचर्स पता है क्या कर रहे हैं स्कूलों में, मैंने कई स्कूलों में देखा है, नोट्स नहीं बनवाते हैं। वो 10-15 क्वेश्चन, आपको भी पता होगा, ये आपके भी स्कूल में एक बार हुआ है शायद। किसमें? आपका ही शायद एक्सपीरियंस कहीं है जिसमें 8-10 क्वेश्चन टिक करा दिए गए थे मात्र, नहीं शायद किसी और में हुआ है, कुछ हुआ है ऐसा मुझे याद है। थोड़ा बताओ फिर बात करते हैं कि वहां क्या होता है कि जैसे मान के चलिए नेशनलिज्म इन इंडिया है, अब टॉपिक उसमें सॉल्ट मार्च भी है, टॉपिक उसमें गांधी जी जब इंडिया आए वो पूरी कहानी है, उसमें टॉपिक ये भी है वर्ल्ड वॉर की क्या क्या इम्पैक्ट हुए। टीचर्स क्या करते हैं, कायदे का काम ये होता है इन पे प्रॉपर नोट्स बनवाए जाए, है ना, प्रॉपर नोट्स। कुछ टीचर्स ने क्या किया कि उसके उन्होंने उठा के 10 क्वेश्चन देख लिए जो रिपीट हो रहे थे, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट मार्च, ऐसा क्वेश्चन ले लिया, व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, और फिर वो टीचर लिखा देता है और वो समझा देता है, और इसको ये लिखा दिया, उसका काम हो गया खत्म, मैंने रिटर्न वर्क भी करा दिया, मैंने ये भी करा दिया। ये कहां तक सही? ये तो सही नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी को नहीं पता ना क्वेश्चन क्या फंसेगा ना किसी को। क्वेश्चंस पे तो हम जा सकते हैं कि भाई हमने देखा कि लास्ट 10 ईयर एक चीज कॉमन आ रही है कि भाई गांधी जी कब आए, कहाँ उन्होंने किया। जैसे मैप वर्क ले लेते हैं, 2 नंबर का हिस्ट्री में मैप वर्क आता है। हाँ। फिक्स होता है 6 से 7 पॉइंट आपको मैप पे मार्क करने हैं, और वही 6 से 7 ही आने हैं, घूम फिर के वही से आता है, या तो आएंगे सॉइल ऑफ इंडिया, नहीं हिस्ट्री की बात करो, हिस्ट्री में तो खेड़ा गुजरात वगैरह, अहमदाबाद, और ये पाकिस्तान वाला हटा ही दिया जो वहाँ नेशनल कांग्रेस का हुआ था, तो वही 6-7 पॉइंट से
वो 6-7 प्रिपेयर हो जाना पॉइंट चाहिए। वो तो कंफर्म ही है कि भाई 7 से बाहर जाएगा ही नहीं, Obvious तो चीज। सीधी सी बात है वहां तो चल तो जाएगा। कहीं ना कहीं ये गलत है ना, हाँ ये गलत है, इस पे नहीं पढ़ना चाहिए ना, नहीं और होना ये चाहिए। बच्चों को सोचना भी चाहिए। ऐसा है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पे तो आप देख सकते हो कि बोर्ड ने इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। ये श्योरिटी नहीं है कि बोर्ड वही क्वेश्चन पूछेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पूछता है, हर बार एक Obvious नया चीज। क्वेश्चन। अब क्या करता है बोर्ड, जैसे कि आपने मैथ में एक्स वाई देखा होगा, अभी लेटेस्ट जो सैंपल पेपर आया है मैंने भी देखा, उसको सॉल्व किया, समझा। उसमें सिचुएशन दे रहे हैं, अगर मिस्टर सिंह है, अगर वो पंजाब में रहते हैं, क्रॉप को ग्रो करना है तो क्या करना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको किस ईयर में मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलना है भाई उसमें सीधी सीधी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात है। एक्चुअल स्टडीज को लेके स्कूल के मैनेजमेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को सोचना होगा, और इसमें हमें कहीं ना कहीं टाइम टीचर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा मोस्टली, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन का क्या है और कि टीचर मेहनत तभी करेगा एक अच्छा टीचर चुना जाए मैनेजमेंट की तरफ से, और उसे एक अच्छी सैलरी पे की जाए। अगर उसे एक अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो कोचिंग के जाल में नहीं फंसेगा। हाँ ये तो है। और टीचर कोशिश की जाए यंग, क्योंकि यंग में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है कुछ ना कुछ नया करने की। हमेशा एक्सपीरियंस काम करता है, यंग के साथ एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि जो यंग होता है वो थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी रहती है उसको नया जानने की, नया कुछ ना कुछ करने की, बट सुनने की क्षमता नहीं होती ना। अभी हाँ, आपने कुछ वो बोला ठीक है जा रहा हूँ, वो बात करता है, वो एक अलग चीज है, बट एक पढ़ाने के मिड ऑफ द सेशन चला गया तब वो एक ठीक है, मिड ऑफ द सेशन अगर कोई टीचर मैनेजमेंट इतना तंग भी ना करे, मिड मैं इन मामले में बड़ा कुख्यात रहता हूँ ईमानदारी से, मुझे पसंद नहीं आया भाड़ में, नौकरी वोकरी छोड़ो, बैठा है ना उस टाइम पे हमें बच्चों के पर्सपेक्टिव से होता है कि ये साल पूरा खत्म होगा, लेकिन बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी ना हम एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं, ईमानदारी से होते हैं। कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाते हैं, मतलब मुझे पता है एक जगह से तो एक जगह से मैंने मजबूरी में जाकर रिजाइन करा, कि वो कंडीशन मेरे लिए ये हो गई थी कि अब आगे कुआ पीछे खाई, और मुझे आज भी दिन वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े याद आते हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस में करनी पड़ती है। खैर वो अलग की कंडीशन। अकॉर्डिंग टू यू 4 सब्जेक्ट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चारों सब्जेक्ट्स में से एक एक चैप्टर बता दीजिए जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर ले, जिसमें उसका अच्छे से नंबर आ जाए, कम से कम वो बच्चा पास तो हो जाए 4 सब्जेक्ट्स को दम पे जाके। देखो सबसे पहले अच्छा खासा स्कोर कर जाए, अच्छा खासा स्कोर करना है तो सीबीएसई हर साल वही वेटेज रखता है 2020 का। हाँ, इस साल कुछ नया करने की कोशिश की थी, वो चैप्टर वाइज वेटेज बना रहे थे कि किस चैप्टर से कितना आएगा, वो पहले जारी किया फिर उसे हटा दिया सीबीएसई की साइड से। मैंने भी कॉपी किया कि भाई उन्होंने हिस्ट्री का वेटेज बढ़ाया, ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ाया, और इधर इकोनॉमिक्स का वेटेज कम कर ठीक है, पॉलिटी का थोड़ा कम कर दिया। तो भाई उसी हिसाब से मैंने प्लानिंग की, फिर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली वही विद इन अ वीक उसे रिमूव कर दिया। तो वही फिर वापस उन्होंने कहा कि वही 2020 है। आज की डेट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को खत्म करो, बहुत इजी है, बहुत मजेदार। मैंने कहा कोई 4 चैप्टर्स नहीं, सब्जेक्ट्स लेवल पे तो हम लोग बात कर लेंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 4 सब्जेक्ट से नहीं हो सकता, क्योंकि 4 चैप्टर जो इतना एक ठीक सा बच्चा, मतलब जो बच्चा, प्रॉब्लम ये है ना कि 20 नंबर का बताया, अब 20 नंबर का किस चैप्टर से कितना आएगा ये किसी को आइडिया नहीं। मैं अभी बोल दूं कि यहाँ से आएगा, वो हो सकता है पूरे पेपर में पूछा जाए। तो खास तौर से ये पता उन बच्चों को सोचने की जरूरत है जो ऑनलाइन टीचर्स की, कई ऐसे टीचर्स बैठे हुए हैं, कई ऐसे दुकानदार बैठे हुए हैं जिनके इन बहकावों में आ जाते हैं कि अरे फला चैप्टर पढ़ लो हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन किया था कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्योंकि हम लोग तो ना डाउन टू अर्थ जमीन पर रह के काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं, हमें तो पता है क्या कंडीशन हो रखी है। तो अभी की बात करें, जो बच्चा है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री कर लेता है, 60 to 70 मार्क्स कहीं नहीं गए, निकल जाएंगे। ज्योग्राफी तो फिर वो मैनेज, ज्योग्राफी में जैसे वाटर वाले चैप्टर स्कैरसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मतलब 5 6 7 से आप पढ़ते आ रहे हो, तो एक पर्सपेक्टिव है, आइडिया है भाई।
आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर सोशल में यही चीज तो खास है कि 6 7 8 से कुछ कॉमन टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं 10th में। ऑब्वियस ही चीज है वो। अब जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, हम्म। इरिगेशन क्यों जरूरी है, ये सारे कुछ आते ही होता है, नॉर्मली बच्चों को हाँ आता तो होता है। ठीक है। और आपसे ऐसा नहीं है क्लास 10th इकोनॉमिक्स में जीडीपी निकलवा रहे हो बोर्ड एग्जाम में, वो ऐसा नहीं कराता है, ऐसा कुछ 12th नहीं। में कराता है, बैंड बज जाती है। हाँ, सच्ची प्राइमरी है। सेक्टर वो टर्सरी सेक्टर मैं तो खास तौर से ठीक है, खुंदस खा के क्वेश्चंस रखे जाता है, बैंड बज जाती है। मुझे वो पता है 12th का मैंने बच्चों की हालत पर्सपेक्टिव बिल्कुल देखी है, अलग है। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हूं, तो मुझे हम्म। पता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को, सभी को जो अभी हमें देख रहे हैं? देखो बेटा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गोइंग इजी है, बोर्ड्स है, टेंशन न लो, आराम से अपनी स्टडीज पे फोकस करो, रिजल्ट आपकी उम्मीद से बहुत बेहतर आएगा। बस आप मेहनत करते रहो। उम्मीद सबसे बड़ी वही है। हाँ, उम्मीद ही। तो ये था हमारा एचडी टॉक्टेरिया पे हमारा सेशन, जिसमें हमने एक सोशल साइंस के टीचर के साथ बात की। आपके क्या क्या सवाल हैं आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, क्योंकि अभी हम और भी टीचर्स आएंगे, और सब्जेक्ट के भी आएंगे, और इवन सोशल साइंस के भी आएंगे। और आपको कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है, 10th क्लास में है खासतौर से, तो ये वीडियो उसको जरूर दिखाएं, और अपने रिश्तेदारी में भेजें, दोस्तों को भेजें, जिससे काफी कुछ ग्राउंड लेवल की नॉलेज मिल सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले पॉडकास्ट में, अगली किसी चर्चा में, किसी और के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।